आज डॉक्टर साहब पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। आपको भारतीय जनता पार्टी को झुकाकर अपने समाज के लिए लड़ाई लड़कर आरक्षण दिलाना था। यहाँ पे आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए और एक एमएलसी में आपने उनसे समझौता कर लिया। आपने बाजार के जैसे बाजार में जैसे बिकता है ना, उसी तरीके से आपने टिकट बेचने का काम किया। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी को हराने के लिए सपा अगर मजबूत है तो सपा को वोट दीजिए, बसपा मजबूत है तो बसपा को दीजिए, और कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराइएगा। निश्चित तौर पे अपनी विचार के बलबूते पे हराएंगे। निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, ये हमारा मांग नहीं है, मेरा वाजिब हक है। बंगाल में निषाद के सभी उपजाति बीद बेल्दा मुनिया मला को आरक्षण मिल रहा है। आपकी दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे निषाद के कुछ उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, जैसे मझवार है या बेलदार है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा। ये हमारा आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ कुछ राज्यों में लागू नहीं है। और ये किसको करना है? मोदी जी को करना है, देश में सरकार जिनका है उनको करना है। हमने उनके पीछे 4 साल बिताया, और जब चुनाव आता था तो उस समय उनका वादा होता था कि हम आपको आरक्षण करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, अभी तो मेरी बारी है, हमें नैया पार लगा दो। जैसे आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा है, उसी तरीके से हमारी नैया पार लगा दो, हम काम करेंगे। लेकिन चुनाव के समय याद होता था, चुनाव निकल गया, मुकेश सहनी कौन है, निषाद समाज कौन है, सारे भूल जाना। यहाँ पे जो आपके डॉक्टर संजय निषाद जी, जो हमारे समाज का ही बेटा है, जब वो जेल में थे तो मैंने पहली बार बिहार से आके उनसे मिला, और जेल से बाहर निकालने में जितना प्रयास करना था मैंने करके उनको बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद उनको, आप सबको पता होगा, चंपा देवी पार्क में रैली हुआ था, हमने रैली करवाने का काम किया, उनको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। लखनऊ में भी रैली करने का समय आया तो लखनऊ में भी रैली करके उनको आगे बढ़ाने का हमने काम तय किया, क्योंकि हमें लगा कि हम बिहार में मजबूत होंगे, हमारा भाई, हमारा बेटा, समाज का बेटा उत्तर प्रदेश में भी मजबूत हो, और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। एक न एक दिन दिल्ली में हम लोग अपने फतेह को हासिल करेंगे, अपने कामयाबी को हासिल करेंगे। हम लोगों ने मजबूती से काम किया, हर जगह उनको हमने मदद किया, हमने पार्टी बनवाया, लेकिन उनको अपने मन में विचार आया कि हमें अकेले राज करना है देश में, और वो अपने अकेले 2017 में हम लोगों से दूर होकर अलग रणनीति बना के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। हमें भी लगा कि हम तो उत्तर प्रदेश में मेहमान हैं, हमें यह लगता है कि बिहार में जाके पहले मजबूत होना है। हम तो बिहार में मजबूत हो गए, लेकिन आपको अपने दिल पे हाथ देके देखिए कि आप उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत हुए हैं। आज डॉक्टर साहब पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे, पार्टी नहीं चला रहे हैं। आप बताइए, जिसके पास अपना पार्टी हो, अपना दल हो, पूरे बिहार या हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में कहीं पे बता दीजिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बीजेपी का सिंबल में चुनाव लड़के बीजेपी का नेता बन रहा है। अरे भैया, मानते कि एक बार गलती होगा, 2018 में आपने साइकिल पे चढ़ गया, हमें कोई एतराज नहीं है कि चलो साइकिल पे चढ़ गया, आपने बेटा को सांसद बनाया, चलो एक बार हो गया। दूसरी बार 2019 में आपको आरक्षण दिलाना था, आपने मोदी जी को कमर पकड़ के बेटा को फिर से सांसद बना दिए। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही दिल्ली में राज करेगा, ये दुनिया को पता है। और यहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी को झुकाकर अपने समाज के लिए लड़ाई लड़कर आरक्षण दिलाना था। यहाँ पे आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए और एक एमएलसी में आपने उनसे समझौता कर लिया। उसके बाद आपने, आपके 10 को टिकट भी मिला। आप बता दीजिए किस निषाद को बेटा को, किस पार्टी के कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया? आपने बाजार के जैसे बाजार में जैसे बिकता है ना, उसी तरीके से आपने टिकट बेचने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान के निषाद को बेटा को पता है।
यहाँ तक अपने बेटा को भी आपने बीजेपी से सांसद विधायक बनाने का निर्णय लिया। आज आपका सांसद विधायक को जीत के जाएगा। आपके विधायक दल का नेता कौन होगा? दूसरे समाज के लोग होंगे। जिस समाज से आपका लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, आपने उन्हीं को बनाया। 5 ब्राह्मण समाज को आपने टिकट दिया, 4 आपने ठाकुर समाज को आपने टिकट दिया। अरे भैया, कम से कम आधा तो कम से कम निषाद के नाम पे होना चाहिए। निषाद को बेटा को आप विधायक बनाते, सांसद बनाते। ये आपने क्या किया? आपने कहीं ना कहीं बाजार आपने खोल के रखा था, अपना सिद्ध किया। आज मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद हो, हमारी अपनी क्या वजूद है? हमारी वजूद यही है कि हम निषाद का बेटा है, और जब तक निषाद का बेटा हमारे साथ नहीं होगा तो हम नेता नहीं, हीरो नहीं, जीरो रहेंगे। आज बिहार में अगर हमारे पास 4 विधायक बना तो कोई ठाकुर या कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं मेहनत किया, निषाद का बेटा ने मेहनत किया, इसलिए बिहार में आज मैं हीरो हूं, आज मंत्री हूं। आज आपको भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पूछा तो क्योंकि निषाद का बेटा के लिए, हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई लड़ा, निषाद के दिलों में भरोसा जताया, निषाद आपके साथ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपको आज गठबंधन में लिया। लेकिन आपने निषाद के साथ क्या किया? हमारे साथ आत्माराम निषाद जी है, उन्होंने अपने बेटा को खोया। किसके लिए खोया? कि डॉक्टर साहब का बेटा विधायक बन जाए? नहीं, उन्होंने अपना बेटा को खोया कि निषाद समाज के संपूर्ण लोगों को आरक्षण मिले, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। क्या आप लोगों ने लाठी डंडा सैकड़ों बार खाया? क्या इसलिए कि आपके समाज में एक विधायक बन जाए? नहीं, आपने लड़ाई लड़ा कि आपका सर ऊंचा हो, आपको मान सम्मान मिले, अधिकार मिले और आपको आरक्षण का काम हो। आपने नहीं किया। अरे भैया, हम तो बीजेपी के पार्टनर है बिहार में। हमारे तो इतनी अच्छी दोस्ती रहने के बाद भी हमने 2 जुलाई को हमने बिहार से उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया, और आप सब युवा को पता होगा हमने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा हमने दिया है। उसके बावजूद भी आज भी हम उस नारे पे कायम है और टिके हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 102 कैंडिडेट को हमने उतारा। सरकार सिस्टम के द्वारा हमारे बहुत सारे प्रत्याशी को पर्चा खारिज करा दिया। उसके बावजूद भी आज भी हम 55 से 60 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से दमखम से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पे जा रहे हैं और एक एक निषाद के बेटा को, एक एक संदर्भ मल्ला को कह रहे हैं कि आपको आरक्षण चाहिए, आपके आने वाला पीढ़ी का हक अधिकार चाहिए, तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सर पे कफन बांधना पड़ेगा। और वहां पे जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अपने प्रत्याशी को जिताइए, लड़िए। जहां आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे भाजपा को हराने के लिए जो वहां पे मजबूत होगा, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उसको वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराने का काम कीजिए। जब तक बीजेपी हारेगा नहीं, तब तक आपको आरक्षण 2024 में नहीं होगा साथियों, क्योंकि आप सबको पता है कि देश का चुनाव 2024 में होगा। मोदी जी के लिए देश में एक राज हार जाएंगे, एक जीत जाएंगे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब देश की बात होगा, जब दिल्ली की लड़ाई होगा, उसको पता है कि अगर निषाद समाज हमारा साथ नहीं दिया तो हम पूरे देश से हम उखड़ जाएंगे और दिल्ली का तख्ता हमारे से छिन जाएगा। इसलिए आने वाले समय में आपको दिखाना पड़ेगा अपना ताकत। आपने देखा होगा पश्चिम में हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया कृषि कानून बिल वापस लेने के लिए, 1 साल तक डटे रहा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय आया, लगा कि नहीं किसान भाई विरोध करेगा और यहाँ पे विरोध करेगा तो शायद उत्तर प्रदेश का सरकार चला जाएगा। किसान भाई के सामने में घुटने टेका और झुका और कृषि कानून बिल को वापस लिया, और आज देखिए कृषि कानून बिल वापस हुआ साथियों। आज उसी तरीके से आपको भी लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक एक वोट बीजेपी के पक्ष में गिरे, या नहीं तो बीजेपी को हराने के लिए चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस, उसको जिताइए और मजबूती से लड़ाई लड़िए साथियों। कैंडिडेट आने की वजह से हमारे 2 जगह प्रत्याशी है, एक चौड़ी चौरा में और एक और कहीं पे विधानसभा में है, जहाँ पे बिंद जी लड़ रहे, वहां पे हमारे पहले से प्रत्याशी था। उसके अलावा आप पता कर लीजिए, चाहे वो काजल निषाद जी हो या अभिनंदन जी हो या लोटन निषाद जी हो, कहीं पे भी पता कर लीजिए, हमने कहीं पे भी कैंडिडेट नहीं उतारा, क्योंकि हमारा मकसद है समाज का बेटा आगे निकले। आज हमने यहाँ के पहले से प्रत्याशी किया था, आप सबको पता था कि यहाँ के ग्रामीण जो चौड़ी चौरा से जो प्रत्याशी अभी जो बीजेपी का है, वो पहले ग्रामीण में लड़ना था। वो फिर किस वजह से, किस लिए, कितना क्या लेकर फिर चौड़ी चौरा में आए हैं।
अपने समाज को हराने के लिए, तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है साथियों। हम तो बिहार से आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपको भी संगत मोहल्ला का मान सम्मान रखना है, किस तरीके से लड़ाई लड़ना है वो आपको अभी सोचना है। वहां पे संदेश दीजिए कि जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे बीजेपी को हराने के लिए सपा अगर मजबूत है तो सपा को वोट दीजिए, बसपा मजबूत है तो बसपा को दीजिए, और कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराइएगा तो 2024 में आपका आरक्षण लागू होगा। अगर आज वो जीत जाता है तो फिर 2024 में भी आरक्षण नहीं होगा। सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता हमें पैर जमाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में जगह दे, ताकि हम अपने विचार को, अपने समाज को, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहें। आज मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के बाद खास करके बहुत ऐसे समाज है जिसको मौका नहीं मिला, ऐसे समाज को जगह देना चाहिए और ये केंद्र सरकार का काम है। हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। तो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के लोगों को दूर रखा गया है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सामान्य विचारधारा की बात होगा, 85% की बात होगा। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान ना करके 85% गरीब लोगों की बात करें। हर जाति धर्म को मौका दिया जाए, चाहे वो अपर कास्ट में हो या लोअर कास्ट में हो। हर समाज में अगर गरीब लोग हैं उनको उठाने का काम किया जाए। लेकिन एक तरफ सरकार पक्षपात करते रहते हैं। आज सामान्य वर्ग का आरक्षण हुआ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 8 लाख कमाने वाला अगर सामान्य वर्ग में अगर लोग गरीब है तो पिछड़े में भी, दलित में भी या निषाद का भी बेटा अगर 8 लाख से कम कमा रहे हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में उनको भी जगह मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे मजबूती से हमारे रामनाथ जी है और चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। निश्चित तौर पे अपने विचार के बलबूते पे हराएंगे और हमारे विचार में हर जाति धर्म के लोग हैं और निषाद समाज हमारे कोर है, हमारे पार्टी शरीर का हड्डी है, उनका वो साथ रहेगा। तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि निर्णायक रिजल्ट आएगा। जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ ग्राउंड पर, जो कि चौरी विधानसभा के अंतर्गत आता है गोरखपुर जनपद का, यहाँ पर मुकेश साहनी ने वीआईपी पार्टी की तरफ से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।